हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो अभी रिसेंटली पीएफ क्लेम का जो अभी एक फ्रॉड हुआ है 1000 करोड़ का स्कीम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जो 1000 करोड़ का जो अभी घाटा पाया गया है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से ऑफिस के थ्रू किया गया है, किस तरीके से किया गया और इससे आपको क्या सीखना चाहिए और आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप एक पीएफ मेंबर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं तो आपके लिए पीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इसमें पूरी जो जीवन भर की जो भी आपकी कमाई है, सेविंग है, वो इसके थ्रू आपकी जमा होती है, जिसमें आपका रिटायरमेंट भी जमा होता है। आपका जितना भी आपका मंथली जो पैसा आपका डिडक्शन होता है 12% आपका और 12% कंपनी का, वो पूरा आपका पीएफ के अंदर ही जमा होता है। तो इसमें जो रिटायरमेंट फंड बॉडी स्टाफ के अंदर जो स्कीम अभी जो ऑडिट हुई है उसके अंदर 1000 करोड़ का स्कीम पाया गया, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। दोस्तों जो इसमें जो क्लेम हुआ है, जहाँ के इस विशेष धोखाधड़ी के कारण ईपीएफओ का नुकसान है वो 1000 करोड़ रुपये तक का भी हो सकता है, जो नियमों के उल्लंघन और कर चोरी के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बाणासुर के जो इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को रिपोर्ट बताया है कि अपराधियों को सदस्यों को जीवन बचत के साथ अन्याय करने और इस सेवानिवृत्ति के निकाय को बदनाम करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, जो आगे प्रभाव करने कहा गया। दोस्तों आपको पता है कि आपका जो लास्ट आप अगर 10 या 15-20 साल से जितना भी काम करते हो, जो आपका पीएफ का पैसा है वो आपको डायरेक्ट ईपीएफओ ऑफिस में जमा होता है। जो भी डिडक्शंस होते हैं आपका, तो वो पूरी सेविंग है वो आपको पीएफ ऑफिस को ही जमा होती है, जिस पर आप पूरा डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें रिटायरमेंट की भी होती हैं, अदर्स जो स्कीम्स हैं जो उसके थ्रू ही आपको जमा होती है। तो उसी के थ्रू ये जो जितने भी मेंबर्स थे उनसे पैसा निकाला गया। तो दोस्तों सूत्रों के हवाले की रिपोर्ट से कहा गया कि नुकसान की वास्तविकता मात्रा को पता लगाने के लिए अभी भी जो आंतरिक है वो जांच चल रही है, क्योंकि सत्कर्ता विभाग पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रहा है और ईपीएफओ के केंद्रीय निकाय को जल्द ही एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो दोस्तों इसमें कहा भी गया कि धोखाधड़ी कथित रूप से मुंबई के कांदिवली कार्यालय में की गई थी। ये जेट एवरेज के तत्कालीन पायलटों और चालक 10 सदस्यों के रोजगार का उपयोग करके किया गया था, जिसमें कई प्रवासी भी शामिल थे। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि इंटरनेशनल जहाँ वर्कर काम करते थे जेट एयरवेज में, और वहाँ के जो रोजगार काम करने वाले थे, पता क्या सबको सैलरी हाई होती है और वहाँ पे इतना पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी हाई जमा होता है। तो कम से कम अगर एक एम्प्लॉय में अगर देखें तो कम से कम 20-25 लाख का अमाउंट मिलेगा। जो वहाँ पे इंटरनेशनल वर्कर है तो उनका ज़्यादा भी अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लास्ट 15-20-25 सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने फिर जो वहाँ का जो डमी अकाउंट बना के उन्होंने क्लेम सेटलमेंट किया, तो जिसमें जेट एवरेज को जो ऋण समाधान के लिए नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनेशन एनएसएलटी में भर्ती होने से पहले, तो जहाँ के जो ये जो एनएसएलटी से अभी जो पहले कर्मचारी थे, जो एनएसएलटी से जाने से पहले जो उन्होंने एक पीएफ ऑफिस जो होता है वहाँ का जो एक अधिकारी होता है, कि हर कंपनी का ये एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अगर आप पीएफ ऑफिस में जाते हो तो आपको पता है कि इस सेक्शन का आपका इस कंपनी का ये अधिकारी है। तो इसमें कांदिवली पीएफ कार्यालय के वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक मच्छिंद्र बामने को एयरलाइन के तत्कालीन कर्मचारियों के अवैध पीएफ दावत के कथित निपटान पर निलंबित भी कर दिया गया था। तो मच्छिंद्र बामने इसके लिए इन्होंने 7 जो जेट एवरेज के जो पहले कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर ये उन्होंने किया गया था, जिस वजह से इनको निलंबित भी कर दिया गया था, सस्पेंड भी किया गया था। फिर इन्होंने 18 अगस्त को एक आदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फर्स्ट आरओ कांदिवली पूर्व ने कहा गया कि बामने को मेसर्स जेट एवरेज को कर्मचारियों को संबंधित पीएफ दावों के निपटान के लिए कुछ सदस्य से अपने बैंक खाते से अवैध रूप में भी रिश्वत प्राप्त हुई थी। तो मच्छिंद्र बामने को कैसे पकड़े गए, क्योंकि उनके अकाउंट्स में जो कुछ सदस्यों के अपने उन्होंने बहुत सारे जो रिश्वत ली थी वो उनके खाते में ट्रांसफ़र हुई थी, जिस वजह से वो पकड़े गए। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं। अब अभी भी आप अगर पीएफ ऑफिस में जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे 1000 रुपये लेते हैं, 5000 रुपये लेते हैं और आप देने को भी रेडी हो जाते हो। तो वैसे ही इन्होंने ऐसा ही किया, बहुत सारी अच्छी रकम ली है और उनके खाते में अवैध रूप से वो पाई गई थी, जिस वजह से इन्होंने निलंबित भी कर दिया गया था। फिर ईटी की रिपोर्ट के कहा गया कि जेट एवरेज के कई पायलटों या चालकों दल के सदस्यों को पीएफ खातों को कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे कथित तौर पर कांदिवली कार्यालय में काम करने वाले कुछ ईपीएफओ अधिकारियों को भी फायदा हुआ। तो दोस्तों इस जेट एवरेज को जो काम करने वाले पायलट हैं या जो भी इंटरनेशनल वर्कर हैं, तो इनको पीएफ खातों का जो था, जो छोड़ चुके थे एम्प्लॉय, बहुत सारे पहले भी काम कर चुके थे, तो जो पैसा था जो पड़ा था
उसमें बहुत सारा पैसा उसको दुरुपयोग करके उन डमी अकाउंट बना के उनके ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र करके जो इसमें जो अधिकारी थे, जेट एवरेज के जो पुराने जो NSLT से जाने से पहले अधिकार काम करने वाले कर्मचारी और जो PF ऑफिस के अधिकारी, उस समय बड़े अधिकारी भी मिले हुए थे, तो उसके मिल के ही ये काम हो, क्योंकि पता है आपको दोस्तों PF ऑफिस के बिना ये काम हो नहीं सकता। तो इसमें दोस्तों PF ऑफिस के मिल के ही काम किया गया है। तो सूत्रों के हवाले की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2019 में करोड़ों का घोटाला हुआ था और ये लेकिन कोविड के कारण ये और भी जाल गहरा हो गया। तो दोस्तों आपको कोविड में पता है आपको क्लेम कितने जल्दी सेटलमेंट हो रहे थे और लगभग ऐसे क्लेम सेटलमेंट हुए थे कि बिना देखे भी वो क्लेम अप्रूव कर रहे थे, जिसमें कुछ भी हो, थोड़ा बहुत गलती हो तो चलेगा। तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठा के ये करोड़ों का घोटाला किया गया। तो रिपोर्ट के अनुसार बाणासुरे ने आरोप लगाया कि एयरलाइन कंपनी के NSLT में जाने से पहले ही जेट की तरफ से चुनिंदा जोड़ तोड़ के साथ दस्ताने में थे और इस मामले को EPFO अध्यक्ष सहित सक्षम अधिकारियों के सामने उठा रहे हैं। तो ये इसकी जो रिपोर्ट है वो पूरे जो EPFO के ट्रस्टी अधिकारी उनके सामने रिपोर्ट की जाएगी। अभी इसकी आंतरिक जांच चल रही है, जब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती कि इससे ज़्यादा भी इसका घोटाला हो सकता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शायद 2-3 करोड़ का जो घोटाले होते हैं वो आपको बाहर आते नहीं है, तो 1000 करोड़ का घोटाला है जो ये बाहर आ गया। तो अगर आप भी आपको देखते हो कि अपने आसपास आपका क्लेम अप्रूव कराने, क्लेम सेटलमेंट करवाने के लिए आपसे 4000-5000 रुपये आपसे रिश्वत ली जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके भी इसमें भागीदारी है, आपके बिना ये काम हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये जो कर्मचारी हैं वहाँ पर जो काम करने वाले थे उन्होंने क्या काम किया, जैसे जेट एवरेज कंपनी, इन्होंने ABC एम्प्लॉय ने काम किया, 15-20 साल से काम किया, उन्होंने पता नहीं गया भाई है नहीं, क्योंकि कंपनी बंद हो जाती, कंपनी बंद होने बाद में क्लेम अप्रूव KYC अप्रूव करने वाला कोई अता पता नहीं होता। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने डमी अकाउंट बनाए। डमी अकाउंट में फिर उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किए, फिर जो PF ऑफिस से मिलके इन्होंने वो पैसा इस करंट अकाउंट अप्रूव करा के सेटलमेंट इन्होंने करवाया। तो इन्होंने पता नहीं ऐसे कितने हज़ारों अकाउंट से उन्होंने सेटलमेंट किए, जो इतने सारा जो PF में ऑफिस में जो पैसा पड़ा हुआ, जो कई एम्प्लॉय को तो पता भी नहीं है कि हमारा PF का डिडक्शन भी होता है या नहीं होता। तो इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया, कितने हज़ारों अकाउंट से जो पैसे वो ट्रांसफ़र एक डमी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वहाँ से उन्होंने फिर PF ऑफिस के साथ मिलकर सेटलमेंट किया गया था। इसी वजह से ये इस तरीके से हज़ारों करोड़ों वो ट्रांसफ़र हुए। इससे पहले बहुत सारे जो 500 करोड़ के घोटाले हुए हैं, तो ये घोटाले आते रहते हैं क्योंकि वहाँ DA को सब पता रहता है कि किस अकाउंट में कितने डमी है, कितने साल से ये इनएक्टिव हो रखा है अकाउंट। तो दोस्तों मैं इसमें जो करोड़ घोटाले होते रहते, लेकिन आप इसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आपको इसमें क्या करना चाहिए और आपको ये क्या इफेक्ट करने वाला है। दोस्तों इसमें जो आपको इफेक्ट करने वाला है, सबसे पहला है कि डिले इन सेटलमेंट क्लेम और करेक्शंस। आप देखोगे जो आपका जो क्लेम है वो आपके क्लेम जो अप्रूव हो रहे हैं वो 30 से या 45 डेज़ के 60 दिन भी अप्रूव। आप करेक्शन का अगर फॉर्म जमा करते हो तो आपके 2 या 3 महीने भी लग जाते हैं। अगर आप वहाँ पे ऑफिस में जाते हो तो बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि जो अभी जो क्लेम या करेक्शन अप्रूव होते हैं उसमें सभी के साइन होते हैं। पहले क्या होता था कि आपका जो डीलिंग असिस्टेंट होता था, जहाँ एक के ही साइन के अप्रूव होते ही आपका क्लेम अप्रूव हो जाता, लेकिन अभी जितने भी उनके सुपरवाइज़र, उनके RPFC जितने भी अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, उनके सभी के साइन होते हैं क्लेम पे, फिर वो अप्रूव होते हैं, जिस वजह से जो भी PF मेंबर है ये उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनका क्लेम सेटलमेंट में और करेक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। फिर वो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। कुछ छोटी सी करेक्शन के लिए भी आपके पास 5-10 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे अभी जहाँ काम करने वाला वो भी डरे क्योंकि हमारा जो फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि अभी कुछ जो अभी ऑनलाइन जो करेक्शन होती थी वो इसीलिए बंद की, क्योंकि कोई भी जैसे आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी, वो रिक्वेस्ट गई DA के पास, DA ने चेक किया, उससे मिल करके उन्होंने अप्रूव कर दी। तो आप इसमें जो भी इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट आप पे पड़ता है, कि PF मेंबर पे ही पड़ता है, क्योंकि घोटाले करते हैं कोई और, भुगतना लास्ट में PF मेंबर को ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों आपको पता है कि इस साल जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गई। आगे अगर ऐसा घोटाला और होते रहे तो शायद इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाएगी। घोटाले की वजह से जो हमारे इंटरेस्ट जो हमें जो मिलता है, जो हम PF की सेविंग करते हैं, जो अभी 8.10 है, पिछले 8.4 थी, से 8.5 थी, तो वो कम होती जा रही है, क्योंकि इन घोटालों की वजह से कहीं ना कहीं PF ऑफिस को घाटा हो रहा है, और घाटा होने की वजह से ये इंटरेस्ट रेट पे वहाँ से रिकवर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है कि आपको इससे क्या सीखना चाहिए। घोटाले हुए हैं, ये पता नहीं आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये सब जो करते हैं वो सब में हम इन्वॉल्व होते हैं।
तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए, आप कैसे इनसे बच सकते हैं। तो आपको हर क्वार्टरली आपका अपना पीएफ बैलेंस चेक करना है। दोस्तों अगर आप पीएफ बैलेंस चेक करते हैं तो आपको उसमें पता चलेगा आपकी पीएफ वेजेस कितनी है, कितने पे आपका पीएफ कटता है, कितना आपको टाइमली आपका जमा हुआ। अगर आप ये चेक नहीं करते, इसमें से जो 60% लोग हैं वो अपना पीएफ का बैलेंस कभी नहीं चेक करते। जब वो अपना रिटायरमेंट होने जाते हैं तब उनको याद आता है कि हमारा पीएफ का पैसा भी जमा होता है। सबसे पहले अपना जो हर क्वार्टरली आपको 3 महीने में अपना पीएफ की पासबुक ओपन करके जरूर चेक करें, जो मेरी पे स्लिप में जो डिडक्शन होता है वही मेरे पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो एक बार ज़रूर चेक करें। कैसे चेक करना, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फिर नेक्स्ट है कि चेक योर केवाईसी एंड वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एवरी क्वार्टरली। तो आपको केवाईसी वगैरह चेक करते रहना है कि क्या अपडेट आया, कि क्या करना चाहिए, वो आप चेक ही नहीं करते। क्योंकि अभी दोस्तों आपको पता है कि इनवैलिड बैंक अकाउंट आ रहा है, यूएन डिसेबल हो रहा है। तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो मेरा अकाउंट है वो एक्टिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर मेरा जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो अपडेट है या नहीं है, वेरीफाई है या नहीं है, तो वो आपको एक बार चेक करता रहना है। क्योंकि आपका पैसा है दोस्तों, अगर ऐसे फ्रॉड या क्लेम होते रहे, अगर आपकी कंपनी फ्रॉड में आ गई तो आपका जो पैसा वो पूरा डूब जाएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से कि आप अपना क्लेम कैसे चेक करें, केवाईसी चेक करें। तो ये आपको करते रहना हर क्वार्टरली। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इतना भेजें तो आपको या 2 या 3 महीने से आपको चेक करते रहना। फिर सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि अप्लाई ट्रांसफर रिक्वेस्ट आफ्टर न्यू ज्वाइनिंग कंपनी। तो आप जैसे आप अगर नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो 2 महीने के अंदर अपना 2 महीने बाद में, क्योंकि 1 महीने के अंदर तो आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो 1 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा होने के बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि पिछली कंपनी का पता नहीं आपने छोड़ी है, वो कंपनी बंद भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, किसी पे भी विश्वास नहीं हो सकता। तो आप जितने जल्दी हो सके वो पैसा ट्रांसफ़र करके अपनी करंट कंपनी में आप ट्रांसफ़र कीजिए। और मंथली चेक करते रहिए कि जो मेरा पैसा पे स्लिप में डिडक्शन हुआ वो मेरा जमा हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको करते रहना चाहिए। आपकी जो नॉमिनेशन है वो अपडेट कर लें टाइम टू टाइम, जिससे आपको और आपको फैमिली को बेनिफिट मिले। तो अगर कंपनी छोड़ दी है, आपको लगता है कंपनी डूबने वाली है, तो वो पैसा आप तुरंत निकाल लें 2 महीने के बाद में। क्योंकि आपको पता है कि आपको पीएफ का पैसा तभी निकाल सकते हैं आप जब आप कंपनी 2 महीने छोड़ने के बाद में। तो आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से आप अपने पीएफ के बारे में आप पता चलेगा कि मेरा क्या चल रहा है। अगर आपका 2 महीने या 3 महीने में आप चेक करते हैं कि मेरे लास्ट 2 महीने का पैसा जमा नहीं हुआ, तो अपने HR डिपार्टमेंट या अपने एम्प्लॉयर से पूछे क्यों नहीं जमा हुआ, इसका क्या कारण है, जिस वजह से वो भी आप भी अवेयर रहेंगे कि मेरा पैसा इसलिए जमा नहीं हो रहा। तो वहाँ पे आप अपना एक्शन ले सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएगा। मेरा मोटिव है कि इससे जो आपकी जो क्या प्रभाव पड़ने वाला और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। तो आपका जो पीएफ का पैसा वो आपका पैसा है, इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसे कैसे आप अपना केयर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और जो भी जैसे जो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं कि हम इतने में पैसे क्लेम करवा देंगे, इतने में करवा देंगे, उनसे बचें, क्योंकि इससे आपका ही घाटा हो रहा है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कॉमेंट करके जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।